हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर का नाम क्या है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। क्या चैप्टर का नाम है? मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न का। क्या पढ़ेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे, शॉर्ट टाइप आंसर पढ़ेंगे इस चैप्टर का। तो हम लोग स्टार्ट करें बच्चों, बोलो क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन देखो, दिखा? पहला क्वेश्चन दिखा सबको? देखो पहला क्वेश्चन क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। क्या बोला है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका तथा एंट अमीबा जिंजीवैलिस शरीर में कहां पाए जाते हैं? इससे उत्पन्न मनुष्य में एक एक रोग का नाम लिखिए। ओके बच्चों, या तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि मनुष्य में अतिसार या फिर एमबीएबिएसिस। ओके बच्चों, एमबीएबिस रोग किससे उत्पन्न होता है? या तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इसका नियंत्रण कैसे होता है। तो एक ही क्वेश्चन को क्या बोल सकता है कि दो तीन तरीके से पूछ सकता है। ये मैं बार बार पूछूं कि एक ही क्वेश्चन एक तरीके से नहीं पूछता है, घुमा फिरा के क्या करेगा कि दो तीन तरीके से पूछ सकता है। तो देखेंगे पहले एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या होता है और कहाँ पे पाया जाता है शरीर में। ओके, कहाँ पे पाया जाता है पता है किसको? अब बोलो। एंट अमीबा दिख रहा है ना यहाँ तक? बोलो, ये क्वेश्चन हटा दे। चलो देखो, एंट अमीबा। ओके बच्चों, क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हिस्टोलिटिका। ओके, ये क्या होता है बच्चों? ये शरीर में या मानव शरीर की आंत में पाया जाता है। क्या होता है? यह मानव शरीर की आंत में, हाँ बच्चों, मानव शरीर की आंत में पाया जाने वाला, या तो उसको एस्केरिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्केरिस भी बोलते हैं। ओके बच्चों, क्या होगा? यह मानव शरीर की आंत में पाए जाने वाला अंतः परजीवी। क्या है बच्चों? अंतः परजीवी। ओके, क्या हो जाएगा? यह मानव शरीर के आंत में पाया जाने वाला अंतः परजीवी प्रोटोजोवन है। क्या है? प्रोटोजोअन्स है। क्या है? अंतः पाया जाने वाला प्रोटोजोअन्स। इतना दिख रहा है ना बच्चों? क्या है? यह मानव शरीर के अंतः में क्या, अंतः परजीवी है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये क्या होता है? ये प्रोटोजोअन है, जो क्या करता है? अम्बिएसिस। क्या बोलता है? अम्बिए पेचिस उत्पन्न करता है। क्या करता है? जो, ओके बच्चों, जो अमीबीय अमीबी पेचिस रोग उत्पन्न करता है। ओके, ये समझ में आया कि क्या होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका? पूछा है ना, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका तथा एंट अमीबा जिंजीवेली शरीर में कहाँ पाया जाता है और इनसे उत्पन्न मनुष्य में एक एक रोग का नाम लिखिए। तो ये समझ में आया बच्चों, कहाँ पाया जाता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका? तो ये पाया जाता है बच्चों की एंट अमीबा हिस्टोलिटिका शरीर की आंत में पाया जाने वाला अंतः परजीवी प्रोटोजोअन्स है। क्या है बच्चों? अंतः परजीवी प्रोटोजोअन्स है। और यह क्या होता है? ये अमीबी पेचिस क्या करता है? रोग उत्पन्न करता है। आंसर मिला सबको? बताओ, आंसर मिला ये। और दूसरा इसमें पूछा है कि एंट अमीबा जिंजीवैली शरीर में कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है एंट अमीबा? दूसरा इसी में बच्चों, एंट अमीबा। ओके बच्चों, क्या है? एंट अमीबा जिंजीवैलिस। क्या है? जिंजीवैलिस। ओके, देखो ये भी क्या पाया जाता है? ये भी शरीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह मनुष्य के मसूड़ों में पाया जाता है। कहाँ बच्चों? यह मनुष्य के मसूड़ों में पाया जाने वाला, मसूड़ों में पाए जाने वाला
अंतः परजीवी है। क्या है बच्चों? अंतः परजीवी है। ओके, क्या है? अंतः परजीवी है जो पायरिया रोग उत्पन्न करता है। समझ में आया बच्चों? क्या करता है यह? दोनों समझ में आया कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, शरीर में कहाँ पाया जाता है, कौन सा रोग उत्पन्न करता है, और एंट अमीबा जिंजीवैलिस क्या है और कौन सा रोग है, कहाँ उत्पन्न करता है, ये समझ में आया सबको? बताओ। देखो, एंट अमीबा जो हिस्टोलिटिका ये क्या होता है बच्चों? मानव शरीर की आंत में पाया जाने वाला अंतः परजीवी है। अंतः परजीवी क्या है? प्रोटोजोन्स है, जो क्या करता है? अमीबीय पेचिश रोग उत्पन्न करता है। ओके बच्चों, इतना समझ में आया? क्या करता है यह? अमीबीय पेचिश रोग उत्पन्न करता है। दूसरा क्या है बच्चों? एंट अमीबा जिंजीवैलिस, यह क्या होता है? यह मनुष्य के मसूड़ों में पाया जाने वाला अंतः परजीवी है, जो क्या करता है बच्चों? पायरिया रोग उत्पन्न करता है। जो क्या करता है? पायरिया रोग उत्पन्न करता है। और इसमें इसका लास्ट में पूछा है एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। ओके, तो पता चल गया एंट अमीबा द्वारा कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, और इसमें उसका नियंत्रण पूछा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे? इसका नियंत्रण कैसे होता है। क्या देखेंगे? इसका नियंत्रण कैसे होता है। ओके, अब क्या देखेंगे बच्चों? एंट अमीबा का नियंत्रण। क्या देखेंगे? एंट अमीबा का नियंत्रण। ओके, ओके बच्चों, क्या देखेंगे? इसका नियंत्रण कैसे होता है। तो इसका नियंत्रण या फिर रोग हम बोल सकते हैं अमीबिय एसिस। क्या होता है बच्चों? अमीबिय एसिस। ओके बच्चों, अब इसका या तो एंट अमीबा का या फिर अमीबा, इसका क्या देखेंगे हम लोग? इसका रोकथाम देखेंगे और नियंत्रण उपचार क्या क्या होता है। नियंत्रण उपचार या फिर रोकथाम, दोनों एक ही हो गया। ओके बच्चों, इसका क्या कहते हैं हम लोग? नियंत्रण उपचार रोकथाम, ये सब देखेंगे। तो इसमें क्या होता है? भोजन को क्या करेंगे? अच्छी तरह से धोकर पकाकर खाएंगे। क्या करेंगे? भोजन को अच्छी तरह से, क्या होगा बच्चों? भोजन को अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। क्या होगा? अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। ओके, क्या होगा? भोजन को अच्छी तरह से पकाकर खाए। दूसरा पॉइंट बच्चों क्या लिखेंगे? कि जो फल और सब्जियां होती, क्या होती है? फल व सब्जियां फल व सब्जियां आदि को क्या ठीक प्रकार से धोना चाहिए। आदि को ठीक प्रकार से धोना चाहिए। ओके, क्या हो? ठीक प्रकार से धोना चाहिए। और क्या होता है इसमें? नियमित रूप से क्या हो बच्चों? नियमित रूप से नहाना चाहिए, नाखून काटना चाहिए। नियमित रूप से नहाना चाहिए, नाखून काटना चाहिए। काटना चाहिए। ओके, क्या हो? नियमित रूप से नहाना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, और भोजन के पूर्व क्या हो? हाथ धोना चाहिए। वह भोजन के पूर्व हाथ धोना चाहिए। ओके,
ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिम्टम हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, भोजन को अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए, फल और सब्जियां को धोकर खाना चाहिए, आदि सब्जियों को भी क्या धोकर खाना चाहिए, नियमित रूप से नहाना चाहिए, और क्या करना है, खाना के बाद भी हाथ धोना चाहिए। तो साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, पूरा पूरा क्या करें, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये सब क्या होगी इसके बाद क्या होगा, स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। क्या हो जाएगा बच्चों, स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। क्या हो, स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। और क्या होता है बच्चों, रोगी को जो रोगी होते हैं उसके स्वस्थ मनुष्यों से क्या अलग रखना चाहिए। जो इस रोग से जो संक्रमित रोगी होते हैं, क्या होते हैं, रोगी को स्वस्थ मनुष्यों से अलग रखना चाहिए। ओके बच्चों, क्या हो, जिस व्यक्ति को जो जो पीड़ित हो इस रोग से, उसको क्या करना चाहिए, जो व्यक्ति जो स्वस्थ हो उसे क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए, उसका खाना पीना क्या हो अलग रखना चाहिए, उसको एक अलग बर्तन में देना चाहिए। क्या हो, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। जो इस रोग से क्या हो पीड़ित व्यक्ति हो, अम्बिएसिस क्या हो पीड़ित व्यक्ति हो, उसका क्या करना चाहिए, साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। इस रोग में क्या होता है, इस रोग हो जाने पर, यहाँ तक समझ में आया बच्चों, बताओ ये पॉइंट समझ में आया यहाँ तक ना। भोजन को क्या अच्छी तरह से धोकर पकाकर खाना चाहिए, फल और सब्जी आदि को क्या ठीक प्रकार से धोना चाहिए, नियमित रूप से क्या हो नहाना चाहिए, नाखून काटना चाहिए, भोजन के पूर्व क्या हाथ धोना चाहिए, और स्वच्छ जल को क्या स्वच्छ जल पीने में प्रयोग किया जाना चाहिए, और रोगी को क्या हो स्वस्थ मनुष्य से अलग रखना चाहिए। ये सब क्या हो गया, ओके बच्चों, ये सब इसका नियंत्रण उपचार हो गया। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों, ये नीचे और पॉइंट देखेंगे किससे होता है। ओके, और बच्चों इसमें कौन सा मेडिसिन कौन सा औषधि उपयोग किया जाता है इस रोग के हो जाने पर, क्या इस रोग के हो जाने पर। ओके बच्चों, तो कौन कौन सा औषधि उपयोग होता है, तो फ्यूमेजिलिन क्या होता है बच्चों, फ्यूमेजिलिन। ओके बच्चों, क्या ये सब क्या बच्चों औषधि का नाम है, क्या बच्चों, फ्यूमेजिलिन, इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सब क्या बच्चों मेडिसिन का नाम है। अगर ये रोग हो जाए तो ये सब क्या हो जाए, औषधि का नाम है। क्या है, औषधि का नाम है मेट्राजील। ओके बच्चों, क्या होगा, फीमोजिलिन हो गया, इरिथ्रोमाइसिन हो गया, मेट्राजील हो गया, एम्बोल हो गया। ओके, क्या हो गया, एम्बोल हो गया, या फिर ट्राइडेटेजॉल हो गया। क्या हो गया, ट्राइडेटेजॉल, डेटेजॉल। आदि औषधि का क्या बच्चों, आदि औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। आदि औषधि का प्रयोग लाभकारी होता है। इतना समझ में आया बच्चों कि इसका रोग में जो होता है क्या, हमको उसमें साफ सफाई का ज्यादा ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। भोजन को क्या हो अच्छा खाना क्या हो धोकर पका कर खाना चाहिए अच्छी तरह से उसको, और क्या हो खाने उसमें साफ सफाई का बिल्कुल भी अच्छे से केयर करना चाहिए। और इस रोग के हो जाने पर ये सब औषधि का भी प्रयोग करना चाहिए। क्या ये सब लाभकारी होते हैं, कौन कौन सा है मेडिसिन, तो फ्यूमिजिलिन है, इरिथ्रोमाइसिन है, मेट्राजील है, एम्बोल है, ट्राइडेटोजॉल है, आदि औषधि का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एंट अमीबा जिंजीवैलिस शरीर में कहां पाया जाता है, दोनों कहा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या होता है बच्चों, यह अंतः परजीवी प्रोटोजोआ जो आंत में पाया जाता है, और जो एंट अमीबा जिंजीवैलिस ये कहां पाया जाता है, मनुष्य के मसूड़ों में पाया जाता है, जिससे क्या होता है बच्चों, पायरिया रोग होता है। ये समझ में, इसका नियंत्रण कैसे होता है, कैसे हो सकता है, तो हम लोग क्या करें, इसका नियंत्रण भी इसमें पढ़ चुके। ओके, क्या किए पढ़े इतना क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, बताओ अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन दिख रहा है, बोलो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। तो हाथी पांव, या तो उसको फाइलेरिया भी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, मलेरिया के रोग के कारण वो उसका बचाव व उपचार लिखिए। या तो क्वेश्चन ऐसे भी घुमा फिरा के बोल देगा कि फिली पांव या फिर फाइलेरिया के रोग जनकता या फिर लक्षण तथा बचाव का उपाय लिखिए। या तो फाइलेरिया के बारे में ज्यादा पूछता, फिर लिखा हाथी पांव, टिप्पणी कीजिए। फिर पूछा है बच्चों किन्हीं दो रोग वाहक कीटों जीव वैज्ञानिकों के क्या लिखिए, नाम लिखिए, उनके द्वारा वाहक का नाम और लक्षण उपचार लिखिए। ये सारा क्या है, लक्षण उपचार, कौन सा वैज्ञानिक का नाम है उसका रोग का, ये सारा क्या करेगा क्वेश्चन ऐसे ही घुमा फिरा के पूछता रहता है एग्जाम में। ओके, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो फाइलेरिया हाथी पांव क्या होता है, हाँ हाथी पांव मतलब मोटा सा हाथी, तो देखे होंगे सबने ना। उसे इस रोग में क्या होता है बच्चों, हाथी पांव नाम क्यों पड़ा कि इस रोग में जो ये क्या होता है पैर में होता है, और ये क्या होता है पैर क्या होता है मोटा हो जाता है, हाथी का पांव से जो ज्यादा फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाता है, इसलिए इसका क्या नाम है हाथी पांव हो गया। ठीक है, फाइलेरिया जो होता है उसमें पैर में होता है, तो क्या होता है पैर जो होता है फूल जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है हाथी पांव भी है। ओके, तो इसका देखते हैं इसका फिली पांव फाइलेरिया। ओके बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फाइलेरिया। फाइलेरिया ओके बच्चों, या तो फीता कृमि। देखो बच्चों यह रोग जो होता है क्या होता है बच्चों, यह रोग फाइलेरिया कृमि को होता है। फाइलेरिया कृमि जिसका वैज्ञानिक नाम फाइलेरिया कृमि, जिसका वैज्ञानिक नाम उचरेरिया ब्रैंक क्रॉफ्टी। क्या बच्चों, इसका वैज्ञानिक नाम बच्चों क्या है, उचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी। क्या बच्चों, उचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी। ओके बच्चों, क्या है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, उचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी। किसका, फाइलेरिया क्रीमी, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है उचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी है, जिसके ओके बच्चों, इसका क्या होता है, जिसके द्वारा यह रोग, जिसके द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। क्या होता है बच्चों, जिसके द्वारा यह रोग लिम्फ, क्या होता है, यह रोग जो होता है बच्चों, यह रोग होता है क्या है, ये तो लिम्फ वाहिका है, क्या लिम्फ वाहिनियाएं में होता है, वाहिकाएं में यह रोग होता है। क्या होता है, लिम्फ वाहिनियाएं में होता है, वाहिकाएं में। ओके, होता है। ओके बच्चों, तो क्या होता है, होता है यह लिम्फ वाहिकाएं, क्या होते हैं बच्चों, यह लिम्फ वेसल्स में, कहा होते हैं बच्चों, यह लिम्फ वेसल्स में। ओके, कहाँ होती है बच्चों, यह लिम्फ वेसल्स में होती है। कहाँ होती है यह, कहाँ होती है यह लिम्फ वेसल्स में होती है। इतना पॉइंट क्लियर हो, बताओ इतना पॉइंट क्लियर हो सबको, हाँ बोलो। कहाँ होता है बच्चों, यह लिम्फ वेसल्स वाहिकाएं एवं लिम्फ वाहिनियां, या तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में लिम्फ डक्ट में होता है, जिससे इसका नाम हाथी पांव, हाथी पांव कहलाता है।
हाथी पांव होता है। ओके बच्चों, तो ये कहाँ होती है? लिम्फ वेसल्स और लिम्फ डक्ट में ये होती है। क्या होती है बच्चों? जो फाइलेरिया होता है, जो फाइलेरिया कृमि होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है बच्चों? उचरेरिया ब्रैंकाफ्टी है, जिसके द्वारा यह रोग होता है। यह लिम्फ वाहिकाएं, लिम्फ वेसल्स एवं लिम्फ वाहिनियाएं में होता है। इतना पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों? बताओ, इतना पॉइंट क्लियर हुआ इसका ना? इसके आगे चले। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे? इसका लक्षण देखेंगे, इसमें कौन कौन सा लक्षण होते हैं। ओके, क्या क्या इसमें लक्षण पाए जाते हैं फाइलेरिया में, फीता कृमि में? इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका लक्षण देखेंगे अब। ओके, क्या जाने इसका लक्षण, इसका सिम्टम क्या होता है? इसका लक्षण बच्चों क्या होता है कि इस रोग में क्या, रोग से जो रोग का प्रभाव क्या होता है बच्चों? रोग का प्रभाव। ओके बच्चों, रोग का जो प्रभाव होता है, जीवित या मित्र क्या होते हैं? जो मरे हुए कृमि होते हैं, क्या होते हैं? जीवित या मृत कृमि। ओके बच्चों, क्या होते हैं? इस रोग का प्रभाव क्या होता है? जीवित या मृत कृमि के द्वारा होता है। और जो जीवित जीवित कृमि होते हैं, रोगियों में भी झुंझुलाहट पैदा कर देती। क्या होती है? कृमि के द्वारा होता है। जो जीवित कृमि होती है, ओके बच्चों, जो जीवित कृमि होती है वो क्या करती है? रोगी में झुंझलाहट। ओके बच्चों, क्या करती है? जो जीवित कृमि होती है रोगी में क्या करती है बच्चों? झुंझलाहट पैदा करती है। और अधिक संख्या में क्या करता है? उसको एकत्र होकर पैदा करती है। और अधिक संख्या में क्या करती बच्चों? और अधिक संख्या में एकत्र होकर क्या करती है? लिम्फ वाहिनियों को अवरुद्ध कर देती है। क्या करती है? रोक देती है। एकत्र होकर लिम्फ वाहिकाएं को अवरुद्ध कर देती है। ओके बच्चों, ये क्या हो गए? इसके लक्षण हो गए। क्या हो गए? रोग का प्रभाव क्या होता है बच्चों? जीवित या मित्र कृमि के द्वारा होता है। जो जीवित कृमि होते हैं रोगी में क्या करते हैं? झुंझलाहट पैदा करती हैं। और यह क्या होते हैं? अधिक संख्या में एकत्र होकर क्या करती है? लिम्फ वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देती है, रोक देती है। ये इसका क्या हो गया? लक्षण हो गया। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग बच्चों? रोग संक्रमण। क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हेडिंग क्या है? रोग संक्रमण। ओके, रोग संक्रमण। देखो, रोग संक्रमण बच्चों क्या होता है? यह रोग क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर। क्या होता है बच्चों? क्यूलेक्स मच्छर द्वारा क्या होता है? संक्रमित होता है। यह रोग क्यूलेक्स मच्छर द्वारा संक्रमित होता है। ओके बच्चों, क्या होता है? यह रोग क्यूलेक्स मच्छर द्वारा संक्रमित होता है, जो तीसरे चरण के, ओके बच्चों, यह रोग क्या होता है बच्चों? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा संक्रमित होता है, जो तीसरे चरण के लार्वा। क्या होता है बच्चों? जो तीसरे चरण के लार्वा, क्या होता है बच्चों? जो तीसरे चरण के लार्वा माइक्रोफ्यूलरी। क्या होता है? जो तीसरे चरण के लार्वा माइक्रोफाइलेरिया, माइक्रो, यहाँ तक बच्चों क्लियर दिख रहा है ना? क्या होता है बच्चों? जो माइक्रोफाइलेरिया क्या होता है? माइक्रोफाइलेरिया लार्वा क्या होते हैं? के द्वारा होता है। ओके,
और इसमें क्या होता है बच्चों, जो मच्छर होते हैं, जो क्यूलेक्स मच्छर होते हैं, अगर किसी व्यक्ति की क्या हो एक जगह काटते हैं, क्या करते हैं बच्चों, जब क्यूलेक्स मच्छर, इसके बाद बच्चों अगला पॉइंट ये लिखेंगे, ये हो गया बच्चों। बताओ लक्षण क्या होगा, एक बार फिर से देख लो सब लक्षण क्या होते हैं। क्या होता है बच्चों लक्षण, तो रोग का जो प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवित कृमि या फिर मृत कृमि के द्वारा होता है। जो जीवित कृमि होते हैं वो रोगी की क्या करते हैं, झुंझलाहट पैदा कर देती है और क्या करती है, अधिक संख्या में एकत्रित होकर क्या करती है, लिम्फ वाहिकाएं को अवरुद्ध कर देती है। क्या करती है, लिम्फ वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देती है। और रोग संक्रमण क्या होगा बच्चों, यह रोग क्या होता है, मच्छर के द्वारा संक्रमित है। कौन सा मच्छर होता है बच्चों, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा संक्रमित होता है, जो तीसरे चरण के जो लार्वा होते हैं माइक्रोफाइलेरिया के द्वारा होता है। क्या होता है बच्चों, माइक्रोफाइलेरिया के द्वारा होता है। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बच्चों, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इस रोग में अगला पॉइंट बच्चों क्या देखेंगे कि क्या होता है, जो क्यूलेक्स मच्छर क्या होता है, जब क्यूलेक्स मच्छर क्या होता है किसी मनुष्य को काटता है, क्या करता है, क्यूलेक्स मच्छर जब किसी मनुष्य को काटता है तो काटे हुए स्थान पर लार्वा माइक्रोफाइलेरिया क्या होती है, जो कटे हुए स्थान पे क्या करती है बच्चों, जो माइक्रोफाइलेरिया कटे हुए स्थान पे क्या करती है, एकत्रित हो जाती है। क्या होती है, माइक्रोफाइलेरिया, जो लार्वा माइक्रोफाइलेरिया एकत्रित हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। ओके, क्या होती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, जो चर्म में, जो स्किन में क्या करती है, प्रवेश कर जाती हैं। जो चर्म या तो बोल सकते हैं स्किन में, डर्म में, क्या बच्चों, डर्म में प्रवेश कर जाती हैं, प्रवेश कर जाती हैं। ओके बच्चों, क्या करती हैं, स्किन में क्या करती, प्रवेश कर जाती हैं, या तो वो जो चर्म होता है उसमें प्रवेश कर जाती है। और चर्म के भीतर क्या करती है बच्चों, चर्म के भीतर में से लसिका चैनल को क्या करती है और पहुंचकर पौध रूप से रूपांतरित कर देती है। क्या करती है, पौध रूप से रूपांतरित हो जाते हैं। जो चर्म के भीतर पहुंचकर, चर्म के भीतर पहुंचकर लिम्फ, क्या होते हैं बच्चों, लिम्फ या फिर लसिका चैनल को, क्या, लिम्फ या फिर बोल सकते हैं इसको लसिका चैनल को रूपांतरित कर देती है। क्या कर देती हैं, लसिका चैनल को रूपांतरित कर देती हैं। ओके, क्या करती है, लसिका चैनल को रूपांतरित कर देती है। ये समझ में आया बच्चों, इसका रोग का संक्रमण क्या होता है, संक्रमण क्या होता है, यह रोग क्यूलेक्स मच्छर द्वारा संक्रमित होता है, जो क्या करता है, तीसरे चरण के लार्वा माइक्रोफाइलेरिया के द्वारा होता है। इसके बाद बच्चों क्या होता है, एक मिनट बच्चों, एक लाइन तो उसमें छुप गया ना, रुको मैं उसको लिख देती हूँ, एक मिनट रुको। ओके, अब दिखा, बताओ, अब दिखा ना, देखो अब दिखा ना, देखो देखो इसमें क्या होता है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी बच्चों, मैं ध्यान नहीं दिया, उसके नीचे क्वेश्चन के नीचे लग गया था। देखो इसमें क्या होता है, जो क्यूलेक्स मच्छर कहते हैं, जब किसी मनुष्य को क्या करते हैं, मैं बोल रही थी वो समझ में आ रहा था बच्चों ने, मैं बोलती हूँ कि जो मैं बोलती हूँ लिख लिया करो, क्या, जो मैं बोलती हूँ वही डाउन लिख लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो। ओके,
मैं ध्यान नहीं दिया उसको। देखो क्यूलेक्स मच्छर जो होता है टॉपिक पे आते हैं बच्चों, इसमें टॉपिक्स में एक बार फिर से समझा देती हूँ। इसका रोग संक्रमण क्या होता है, संक्रमण क्या होता है, तो यह रोग क्या होता है, क्यूलेक्स मच्छर द्वारा संक्रमित होता है, जो तीसरे चरण के लार्वा माइक्रोफाइलेरिया के द्वारा होता है। इसके बाद क्या होता है, जो क्यूलेक्स मच्छर जब किसी व्यक्ति को क्या करते हैं, जब किसी मनुष्य को काटता है तो कटे हुए स्थान पे क्या होते हैं, जो माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होता है बच्चों, उस स्थान पे क्या होते हैं, इकट्ठित हो जाते हैं, क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं और स्किन के अंदर चले जाते हैं। क्या करते हैं, स्किन के अंदर चले जाते हैं और भीतर पहुंच क्या करती है, लसिका चैनल को रूपांतरित कर देती हैं। ओके बच्चों, इसका संक्रमण समझ में आया। ये क्या करती है, इसके लसिका चैनल को रूपांतरित कर देती है। कौन सा लार्वा, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा। ओके बच्चों, अब इसका देखेंगे रोकथाम और उपचार। इसका क्या देखेंगे बच्चों, रोकथाम और उपचार। इसका क्या देखेंगे, रोकथाम एवं उपचार। किसका देखेंगे, फाइलेरिया का। किसका, उपचार। ये किसका देख रहे हैं हम लोग, फाइलेरिया का। ओके बच्चों, इसका क्या देखेंगे हम लोग, फाइलेरिया का रोकथाम उपचार। जो क्या होता है, ये औषधि क्या होता है बच्चों, जो औषधि फीलीपाव या फिर फाइलेरिया रोग में देते हैं, जो औषधि फीलीपाव या फाइलेरियसिस में देते हैं। ओके बच्चों, क्या करते हैं, जो औषधि फाइलेरियसिस, उस औषधि को रोग में क्या करते हैं, उस औषधि के रोग में उस औषधि को ओके बच्चों, क्या करते हैं, उस औषधि को रोग में प्रभाव के अनुक्रम में क्या करते हैं, 3 प्रकार से बांट सकते हैं। क्या करते हैं, रोग में 3 प्रकार से बांट सकते हैं। ओके बच्चों, क्या करते हैं, 3 प्रकार से बांट सकते हैं। ओके, देखो कौन कौन सा 3 प्रकार से बांट सकते हैं, तो और देखते हैं हम लोग। देखो कौन कौन सा हम लोग, एक तो बोलता है पौड़ कृमि। क्या होता है, जब वो लार्वा स्टेज में, उसके बाद क्या कहते हैं, पौड़ कृमि होता है, उसके बाद क्या कहते हैं, उसको आर्सेनिक औषधि, क्या 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 देते हैं उसको, आर्सेनिक मेडिसिन देते हैं। किसमें देते हैं, तो देखेंगे पौड़ कृमि। क्या होता है बच्चों, पौड़ कृमियों के लिए आर्सेनिक औषधि। ओके बच्चों, क्या होता है, पौड़ कृमियों के लिए क्या होता है, आर्सेनिक औषधि होता है। एवं उसके बाद बच्चों कौन सा देते हैं, तो जो माइक्रोफाइलेरी होता है। क्या होता है, माइक्रोफाइलरी के लिए क्या बच्चों, दूसरा लिखेंगे, माइक्रोफाइलेरी के लिए क्या लिखेंगे, माइक्रोफाइलेरी के लिए, माइक्रोफाइलेरी के लिए बच्चा कौन कौन सा लिखेंगे, तो हो जाएगा कौन सा, बेनोसाइड्स। क्या हो जाएगा, बेनोसाइड्स, बेनोसाइड। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा, बेनोसाइड हो जाएगा। और कौन सा औषधि हो जाएगा बच्चों, नोटेजीन। क्या हो जाएगा बच्चों, नोटेजीन हो जाएगा, बेनोसाइड्स हो जाएगा नेटोजीन। ओके, क्या हो जाएगा, नेटोजीन हो जाएगा, डाई इथाइल कार्बोमेजेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाई इथाइल डाई बच्चों, ये नैनोजीन हो जाएगा, डाई इथाइल
डाइथाइल और क्या हो जाएगा, कार्बामेजीन। क्या हो जाएगा, कार्बामेजीन। ओके बच्चों, ये सब क्या करते हैं माइक्रोफाइलेरी के लिए, ये सब क्या किया दिया जाता है, क्या किया जाए, ये सब दिया जाता है। उसके बाद कौन सा स्टेज आता है बच्चों, एक तो पॉड कृमियों के लिए हो गया, और दूसरा क्या हो गया बच्चों, माइक्रोफाइलेरी के लिए होगा, और कौन सा हो गया बच्चों, तो तीसरा हो जाएगा संक्रमक लार्वा के, क्या, संक्रमक लार्वा के लिए। ओके बच्चों, संक्रमक लार्वा। देखो, संक्रमक लार्वा या फिर क्या उसको बोल सकते हैं एवं वयस्क कृमि के लिए, क्या, एवं वयस्क कृमि। ओके बच्चों, क्या आ जाएगा, संक्रमक लार्वा या फिर वयस्क कृमि के लिए क्या कहते हैं, मेला मिलीन लेते हैं। क्या लेते हैं, पैरा के लिए पैरा मेलिन। ओके, क्या लेते हैं, पैरा मेलामिलीन, पैरा मेला मिलीन। ओके बच्चों, ये क्या हो गई, औषधि का नाम है, क्या है, पैरा मेलामिलीन क्या है बच्चों, औषधि का नाम है। ये हो गया पैरा मेलामिलीन या फिर फिनाइल लस्टिबोनेट। क्या हो जाएगा, फिनाइल फिनाइल लेस्टिबोनेट। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा, फिनाइल लैस्टिबोनेट रोग से बचाव के लिए सावधानियां बरती चाहिए। बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। ओके बच्चों, इतना पॉइंट क्लियर हुआ, बताओ उसके नीचे लिखो ना, सावधानियां बरतनी चाहिए, यही लिखा है मैंने नीचे। तो ये क्या होगा, रोकथाम के लिए इसमें जो फाइलेरिया का रोकथाम के लिए क्या होता है, 3 हो जाते हैं, कौन कौन सा, पॉड क्रीमों के लिए आर्सेनिक औषधि लिए जाते हैं, और क्या माइक्रोफाइलेरिया के लिए बेनोसाइड नैनोजीन या फिर डाइथाइल कार्बामेजिन लेना चाहिए, और जो संक्रमण या फिर वयस्क लार्वा होते हैं, क्रीमी होते हैं, उनके लिए क्या है, पैरामेलामिलीन लिया या फिर फिनाइल लेस्टाबेनोएट रोग के बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए। ओके बच्चों, इतना समझ में आया, लेनी चाहिए। ये सारा क्लियर हुआ, या फिर लास्ट में एक पॉइंट और लिखना है तो लिख लो, मच्छरों और लार्वा क्या करना चाहिए, लार्वा को नष्ट करना चाहिए, मच्छरों के काटने से बचाव करना चाहिए। क्या लास्ट पॉइंट लिख लेंगे बच्चों, मच्छरों व लार्वा के बचाव में सावधानी बरतनी चाहिए। ओके, क्या होना चाहिए, जो मच्छर उच्छर काटते हैं उससे क्या करें, उससे भी सावधानी बरतनी चाहिए। क्या हुआ, फाइलेरिया का पूरा हम लोग क्या पढ़े, लक्षण, रोकथाम, और डिजीज किस वैज्ञानिक से होता है, तो कौन सा था वैज्ञानिक नाम इसका, उचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी। क्या था बच्चों, उचरेरिया ब्रैंकॉफ्टी। इतना सबको समझ में आया, क्लियर हुआ पॉइंट यहाँ तक, बताओ, यहाँ तक ये क्वेश्चन में पॉइंट क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद देखते हैं इसमें मलेरिया, क्या देखेंगे इसमें, मलेरिया। ओके बच्चे, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, मलेरिया के बारे में, क्या पढ़ेंगे हम लोग, मलेरिया के बारे में। ओके, फाइलेरिया के बारे में तो हो गया था, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग इसमें, मलेरिया का लक्षण, उपचार, उसके कौन सा विषाणु कौन सा मच्छर के काटने से होता है, ये सारा हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे। क्या होगा, मलेरिया के बारे में। ओके बच्चों, तो मलेरिया क्या होता है, मलेरिया रोग का कारण क्या होता है, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुओन से होता है। क्या होता है, मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम प्रोटोजुअन्स के कारण
होता है। ओके बच्चों, क्या होता है जो मलेरिया रोग होता है वो क्या होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन्स के कारण होता है, जो क्या होता है द्विपोषदी होता है। क्या होता है, जो द्विपोषदीय होता है। इसका प्राथमिक पोषक क्या होता है बच्चों, प्राथमिक पोषक क्या होता है, मनुष्य होता है। क्या होता है बच्चों, प्राथमिक पोषक मानव होता है। क्या होता है, प्राथमिक पोषक इसका मानव होता है। दूसरा द्वितीय पोषक क्या होता है बच्चों, द्वितीयक पोषक मादा एनाफिलीज होता है। क्या होता है, मादा एनाफिलीज। ओके ओके बच्चों, इतना क्लियर हुआ, बताओ सबको आवाज आ रही, इतना क्लियर हुआ। क्या होता है बच्चों, जो प्राथमिक पोषक इसका क्या होता है, मानव होता है। द्वितीय पोषक क्या होता है, एनाफिलीज। और ये मलेरिया रोग क्या होता है बच्चों, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोअन्स के कारण होता है, जो क्या होता है द्विपोषदी होता है। प्राथमिक कौन सा होगा, मानव हो जाएगा, दूसरा क्या होगा, मादा एनाफिलीज होगा। दोनों क्लियर हुआ, बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, संक्रमण देखते हैं क्या होता है इसमें, संक्रमण कैसे होता है ये देखेंगे। अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों ना, ये मत सोचना बहुत लंबा लंबा पढ़ेंगे हम लोग, इसमें ऐसा नहीं है। ओके हाँ, इसका संक्रमण को थोड़ा लिखने में थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ये मत सोचना कि बहुत लंबा पढ़ा रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार पढ़ने में सब याद हो जाएगा, ठीक है। मान लो कोई डिजीज हुआ तो उसका रोग क्या होगा, लक्षण क्या होगा, सब लिख देना कि साफ सफाई से रहना चाहिए, खाना शुद्ध खाना चाहिए, खाना पका के खाना चाहिए, ठीक है, पका के खाना चाहिए, और हाथ साफ कर, आसपास साफ सफाई। इतना रोगी से क्या हो, जिस रोगी को हुआ है वायरस से, वायरस में क्या हो कि वो संक्रमित से होता है। क्या होता है, वायरस जो होता है संक्रमित, उससे क्या बच कर। तो ऐसे कोई भी डिजीज आएगा ना, कोई किसी के बारे में तो लक्षण, संक्रमण, ये सब रोकथाम तो तुम अपने से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें याद करने की बात क्या है कि किस उसका जो वैज्ञानिक नाम है, किस रोग के कारण हो रहा है, यहाँ पर क्या मादा है, प्लाज्मोडियम है ना, प्रोटोजोअन्स हो रहा है, तो यही याद कर लो। बाकी सारा तो तुम अपने से भी अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, बाकी सारा भी अपने से लिख सकते हो। तो इसलिए इतना डरने की कोशिश मत करो कि नहीं इतना बहुत ज्यादा टफ है, इतना ज्यादा लिखवा रही है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो इसका लक्षण, रोकथाम, उपचार, ये क्या लग सकता है, सारे का एकदम थोड़े बहुत डिफरेंट है, तो बाकी तो एक ही तरह अपने से लिख सकते हैं उसको। तो इसका देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, संक्रमण कैसे होता है। क्या होता है इसका संक्रमण। ओके बच्चों, हेडिंग डालना इसका, संक्रमण कैसे होता है। क्या होता है जब संक्रमण, क्या होता है जब संक्रमण, जब संक्रमण मादा एनाफिलीज, क्या होता है बच्चों, मादा एनाफिलीज प्लीज, क्या होता है, मादा एनाफिलीज, मच्छर जो मादा एनाफिलीज जो व्यक्ति को काटती है, तो व्यक्ति को काटती है तो ओके बच्चों, काटती तो क्या है, प्लाज्मोडियम जीवाणु। क्या होता है, प्लाज्मो ओके बच्चों, क्या होता है, प्लाज्मोडियम जीवाणु। प्लाज्मोडियम जीवाणु क्या होता है बच्चों, जीवाणु के रूप में उपस्थित, क्या होता है, प्लाज्मोडियम जीवाणु के रूप में उपस्थित, क्या करता है उसको, उपचयित में क्या करता है, उसमें व्यक्ति में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। क्या, जीवाणु के रूप में उपस्थित व्यक्ति में प्रवेश कर जाता है। सिंपल समझो ना बच्चों, अगर कोई व्यक्ति या कोई मच्छर या फिर कुछ भी काटेगा तो क्या होगा, उसके ऊपर जो भी लगा रहेगा, रोग रहेगा, डिजीज, तो क्या शरीर के अंदर चला जाएगा ना। बताओ, अगर स्किन भी काटा, चुभाया, तो क्या शरीर के अंदर। तो वही पूछा, जब संक्रमण मादा जो है, मादा एनाफिलीज जो होती है व्यक्ति को जब काटती है, तो क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो जीवाणु होता है, ये मादा, इसका जो मादा एनाफिलीज, ये क्या वाहक होती है, यही क्या करती है, इस रोग का वाहक करती है, यहाँ से वहां पहुंचाने का यही कार्य। इस व्यक्ति से उस व्यक्ति में क्या करती है, मादा एनाफिलीज मच्छर ही ले जाती है। किसको, कौन सा जीवाणु, तो प्लाज्मोडियम जीवाणु। तो यही बोल रहा है, तो जीवाणु के रूप में उपस्थित व्यक्ति में क्या करती है बच्चों, प्रवेश कर जाती। क्या करती है, प्रवेश कर जाती है। शुरू में क्या होता है, शुरू में जो परजीवी होता है, परजीवी यकृत में, देखो कहां पे अटैक करता है, इसका क्या करता है, कैसे अटैक करता है, ये यकृत में, क्या यकृत में ये अटैक करता है। क्या करता है, यकृत में अटैक करता है। शुरू में क्या होता है, शुरू में परजीवी क्या करता है, शुरू में परजीवी का यकृत में
अपनी। ओके बच्चों, शुरू में परजीवी यकृत अपनी क्या करता है, यकृत अपनी संख्या बढ़ाते हैं, में अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ओके, क्या करते हैं, संख्या बढ़ाते हैं। फिर क्या होता है, फिर लाल रुधिराणु, क्या होता है, लाल रुधिराणु कोशिका, या तो उसको आरबीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरबीसी। क्या बोलते हैं बच्चों, आरबीसी पर आक्रमण करते हैं। ओके, कहाँ आक्रमण करते, तो ये लाल रुधिराणु कोशिका पे क्या करते हैं बच्चों, आक्रमण करते हैं, जिससे क्या करती है, वह फट जाती है। जिससे क्या होती है, जिससे फट जाती है, फट जाती है। और क्या कहते हैं, इससे एक विषाणु, एक टॉक्सिन निकलता है, जिनसे एक विषाणु, या तो उसको टॉक्सिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉक्सिन। ओके, कौन सा टॉक्सिन निकलता है, टॉक्सिन पदार्थ हीमोजाइन निकलता है। क्या, टॉक्सिन पदार्थ हीमोजाइन निकलता है, जो हीमोजाइन निकलता है, जो क्या करता है बच्चों, जो व्यक्तियों में जो व्यक्तियों में ठिठुरन, ठिठुरन मतलब समझ रहे हो बच्चों, ठंडा, ठीक है, ठिठुरन या क्या करती, उच्च ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है, उच्च ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। ओके, क्या करता है, उच्च ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा ये टॉक्सिन निकलता है, जिसमें क्या करता है बच्चों, एक बार फिर से संक्रमण क्या होता है, जब संक्रमण क्या होता है, मादा एनाफिलीज व्यक्ति को काटती है, तो क्या करती है, जो प्लाज्मोडियम जीवाणु के रूप में क्या होता है, उसमें उपस्थित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है। शुरू में क्या होता है, जो परजीवी होता है यकृत में अपनी क्या होता है, संख्या को बढ़ाता है। फिर क्या करता है, लाल रुधिराणुओं के पे आक्रमण करता है, जिससे क्या होती है, वो लाल रुधिर जो आरबीसी होती है वो फट जाती है। उससे क्या करता है, एक टॉक्सिन निकलता है। क्या, एक टॉक्सिक निकलता है, एक पॉइजन निकलता है, जिसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, जिसमें हीमोजाइन निकलता है। क्या, हीमोजाइन निकलता है, जो व्यक्तियों को क्या करता है, बहुत ज्यादा ठंडा लगता है। इस रोग में जो संक्रमित व्यक्ति थे उनको क्या करता है, ठंडा लगता है, या तो कभी कभी बहुत ठंडा लगेगा, कभी कभी का बहुत उनका शरीर क्या होता है, बहुत ताप बढ़ जाएगा। शरीर का उच्च ताप के लिए क्या होता है बच्चों, उत्तरदायी होता है। इतना पॉइंट समझ में आया, बोलो, इतना पॉइंट क्लियर है ना। और इसमें क्या होता है, जब मादा एनाफिली जो मच्छर होते संक्रमित व्यक्ति को काटते होते, तो अपने परजीवी को प्रवेश कर देती है। क्या, वही मैं जो पहला पॉइंट लिखवाई हूँ ना, क्या करती है, जब मादा एनाफिलीज मच्छर काटती है तो क्या करती है, शरीर में जो व्यक्ति होता है संक्रमित व्यक्ति में क्या करती है, मच्छर को प्रवेश कर देती है। ओके, अब इसका क्या देखेंगे हम लोग, लक्षण देखेंगे। क्या देखेंगे इसका, अब हम लोग लक्षण देखेंगे। ओके, अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, लक्षण, इसका क्या क्या लक्षण होता है। इसका लक्षण क्या होता है, इस रोग में क्या होता है बच्चों, इस रोग में रोगी की भूख खत्म हो जाती है। क्या, उसको भूख नहीं लगता। इस रोग में रोगी की भूख मर जाती है। ओके बच्चों, क्या होती है, इस रोग में रोगी की भूख मर जाती है, और रोगी को क्या होता है, तीव्र ज्वर चढ़ जाता है। क्या होता है, इस रोग में इस रोग में रोगी को
तीव्र मतलब तेज ज्वर हो जाता है। ओके बच्चों, तेज ज्वर हो जाता है। ओके, क्या होता है इस रोग में, रोगी को भूख मर जाती है, तेज ज्वर हो जाता है, और क्या रोगी को कब्ज हो जाती है। रोगी को कब्ज हो जाती है और जी मिचलाता है। ओके बच्चों, ये सब क्या है, इसके लक्षण है। क्या है लक्षण है। और रोगी को क्या होती है, मुंह जो होती है सूखने लगती। क्या होती है, रोगी की मुख सूखने लगती है। ओके बच्चों, क्या होती है, रोगी की मुख सूखने लगती है, और रोगी के जो पेशी होते हैं, जो सिर होते हैं आदि जोड़ों में क्या होती है, दर्द होती है। क्या होती है, रोगी के सिर, पेशियों, जोड़ों आदि में दर्द होता है। ओके बच्चों, इतना पॉइंट, ये सब क्या था, इसका लक्षण था। ये रोग के लक्षण थे। किसका, यह रोग मलेरिया रोग के क्या थे, ये सब लक्षण थे। क्या क्या थे बच्चों इस रोग में। इसका क्वेश्चन सबको देखा ना, क्वेश्चन तो देख लो एक बार, यही क्वेश्चन है ना, बताओ क्वेश्चन यही है ना। हम लोग क्या इसमें हाथी पाए फाइलेरिया या फिर अब इसके मलेरिया का रोग के कारण, लक्षण और सिम्टम, जो भी उपचार है सब हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, रोगी के इसमें मलेरिया का लक्षण पढ़ रहे हैं। किसका, इसमें क्या होता है बच्चों, इस रोग में जो रोगी की क्या होती है, भूख मर जाती है। इस रोग में क्या होता है, रोगी को तीव्र ज्वर हो जाता है। इस रोगी को क्या होता है, कब्ज हो जाती है, और मुंह क्या होती है, सूखने लगती है। इस रोगी क्या होता है, शरीर और जोड़ों में क्या होते हैं, दर्द हो जाते हैं। जिसको मलेरिया होता है उसको क्या होता है, तेज फीवर होता है, तेज बुखार होती है, ठंडक लगती है। उसका क्या होता है, भूख नहीं लगता है, उसका मुंह क्या सूखने लगता है, जोड़ों में क्या होते हैं, दर्द होते हैं, उसका जी मिचला आदि क्या होते हैं, सबके लक्षण सिम्टम हो गए। क्या हो गए, सिम्टम हो गए। ओके बच्चों, अब इसका क्या देखेंगे, इसका बचाव और नियंत्रण कैसे करते हैं। क्या बचाव और नियंत्रण कैसे करते हैं। ओके, ओके बच्चों, अब देखेंगे इसका बचाव और नियंत्रण। बचाव व नियंत्रण। ओके, देखो बचाव और नियंत्रण कैसे होता है बच्चों, तो जो वयस्क मच्छर होते हैं, क्या होते हैं, जो वयस्क उसके आसपास क्या होते हैं, साफ सफाई रखनी चाहिए। क्या रखनी चाहिए बच्चों, आसपास जिस व्यक्ति को होता है उसके आसपास क्या होनी चाहिए, उसके आसपास क्या होनी, उसके इसके अलावा क्या आसपास साफ सफाई होनी चाहिए। इसके अलावा आसपास क्या, सफाई। क्या होनी चाहिए बच्चे, आसपास इसके सफाई होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, आसपास इसके सफाई होनी चाहिए। आसपास बच्चों सफाई होनी चाहिए। और जो आसपास क्या होता है, तालाब मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। क्या, मच्छरदानी का, मच्छरदानी का क्या करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग। ओके, क्या करना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। आसपास क्या करना है, सफाई रखें तथा मच्छर रोधी क्रीमों का भी उपयोग करना चाहिए। क्या, मच्छर रोधी रोधी क्रीमों का उपयोग करना चाहिए। ओके बच्चों, क्या करना चाहिए, आसपास जो जिस व्यक्ति को होता है या फिर घर के आसपास क्या क्या सफाई रखनी चाहिए, और जो होता है मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए बच्चों, मच्छर जो क्रीमों का होता है ना, बहुत सारे क्रीम्स आते हैं जिसको लगाने के बाद मच्छर नहीं काटते, उसका भी प्रयोग करना चाहिए। और जो घर के आसपास क्या होना चाहिए, गड्ढों में जल जमा या फिर तालाबों, क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे बच्चों, तालाब व गड्ढों में, गड्ढों में जल जमाव न करना चाहिए, नहीं करना चाहिए।
ओके बच्चों, क्या करना चाहिए, जल जमाव नहीं करना चाहिए। और उसमें क्या होता है बच्चों, मच्छर के जो जनन स्थान होता है उसको नष्ट कर देना चाहिए। क्या होता है, मच्छर के जनन स्थानों को, मच्छर के जनन स्थानों को नष्ट कर देना चाहिए। ओके बच्चों, क्या करना चाहिए, जो जनन स्थान होते हैं मच्छर के, क्या करना चाहिए, उसको नष्ट कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। ओके बच्चों, और जो जो नालियां होती है, गड्ढे होते हैं, उसमें क्या करना चाहिए, उसको भी ढक देना चाहिए। क्या करना चाहिए, खुला नहीं छोड़ना चाहिए। नालियों को भी ढक देना चाहिए। ओके बच्चों, क्या करना चाहिए, नालियों को भी ढक देना चाहिए। और क्या करना चाहिए बच्चों, इसमें और मेडिसिन, ये इतना पॉइंट हो गया, बताओ इतना पॉइंट हो गया सबको ना। इसके अलावा आज के क्या आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, मच्छररोधी क्रीमों का उपयोग करना चाहिए, तालाबों और गड्ढों में क्या जल जमाव नहीं करना चाहिए, मच्छर के जनन स्थानों क्या नष्ट कर देना चाहिए, नालियों क्या करना चाहिए, नालियों को भी ढक कर रखना चाहिए। इतना सबको क्लियर हुआ पॉइंट, बताओ इतना पॉइंट क्लियर हुआ ना। ओके बच्चों, इतना पॉइंट क्लियर हुआ, बताओ इसमें क्या है, फिर डीडीटी या फिर बीसीजी का भी आदि का प्रयोग करना चाहिए। क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, डीडीटी, ओके, बीएससी, ये सब क्या है, जो डीडीटी है या फिर बीएससी, ये सब क्या है ना, क्या है, कीटनाशक, क्या है, ये सब टॉक्सिक जो मच्छर को मारने में कार्य करती है। क्या करती है, सब मच्छर को मारने में कार्य करती है, आदि का प्रयोग करना चाहिए। ओके बच्चों, क्या करना चाहिए, आदि का प्रयोग करना चाहिए नष्ट, मच्छर को नष्ट करने के लिए। किसको, मच्छर को नष्ट करने के लिए। ओके, इतना पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, बताओ इतना पॉइंट क्लियर हुआ, आदि को नष्ट कर। और क्या करना चाहिए, इतना पॉइंट बच्चों क्लियर हुआ। और इसका उपचार क्या होता है, मलेरिया में उपचार का 300 वर्षों में क्या होता है, जैसे उसमें कुनोइन का क्या होता है, इसका उपचार में एक बहुत अच्छा मेडिसिन है, क्या है, इसके उपचार के लिए, उपचार के लिए कुनैन, क्या बच्चों, कुनैन का उपयोग करना चाहिए औषधि के रूप में। ओके बच्चों, किसके रूप में, औषधि के रूप में क्या, कुनैन का उपयोग करना चाहिए, औषधि दी जाती है। बहुत ही पुराना मेडिसिन है, क्या, कुनैन जो है बहुत ही पुराना मेडिसिन है मलेरिया के लिए। इतना पॉइंट क्लियर हुआ बच्चों, बताओ इतना पॉइंट क्लियर हुआ। ये बच्चों ये था, ये इसके उपचार के बहुत ही बहुत ज्यादा पुरानी क्या है, ये 300 वर्षों की है। क्या बच्चों, 300 वर्षों से यूज किया, बहुत ही औषधि, बहुत ही उपचार, क्या बच्चों, और इसके कृत्रिम भी क्या, आर्टिफिशियल भी कुछ मेडिसिन है। ये क्या है, तो बहुत पुरानी है, ये तो नेचुरल क्या, कुनैन जो है ये बहुत पुरानी औषधि है, मतलब लगभग 300 वर्षों से चली आ रही है। इसकी परंपरागत क्या, परंपरागत 300 वर्षों से चली आ रही है। लेकिन कुछ आर्टिफिशियल भी, जैसे उसको बोलते हैं कृत्रिम, क्या आर्टिफिशियल को क्या बोलते हैं, कृत्रिम बोलते हैं हम लोग, आर्टिफिशियल है। ओके बच्चों, और इसको क्या बोलते हैं, कृत्रिम भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल। ओके बच्चों, ये कौन से कुछ मेडिसिन है, कैसे से, एटीब्रीन है, क्या है बच्चों, एटीब्रीन। ओके बच्चों, क्या है, एटीब्रीन, ओके, बेसोक्वीन, क्या, बेसोक्वीन, ये भी क्या है, कुनैन की तरह ही कार्य करती है। क्या बच्चों, ये भी कुनैन की तरह ही, एटीब्रीन जो बेसोक्वीन है ये भी कुनैन की तरह ही कार्य करती है। और एक औषधि का नाम है, क्या बच्चों, और औषधि का नाम है जो आजकल बहुत ही प्रचलित, क्या है, क्लोरोक्वीन है, क्लोरोक्वीन। ये सब आदि क्या है, ये सब बहुत ही प्रचलित औषधि, क्या है, बहुत आजकल बहुत ही प्रचलित औषधि है। ओके बच्चों, औषधि है,
ये बच्चों क्लियर हुआ क्या है? कुनेंद्र बहुत ही परामर्श, बहुत ही पुरानी औषधि, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल भी औषधि है, कैसे है? एटोब्रीन, बेसोक्वीन है, क्लोरोक्वीन आदि क्या है? सब बहुत ही प्रचलित क्या है? औषधि है। इतना सबको समझ में? ये क्वेश्चन क्या बच्चों? ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? बताओ, ये क्वेश्चन सबको कंप्लीट हुआ। फाइलेरिया के बारे में हम लोग पढ़े, मलेरिया के बारे में पढ़े, ये सारा हम लोग क्या है? एंटामीबा हिस्टोरिटिका के बारे में पढ़े, और क्या पढ़े? एंटामीबा जिंजीवालिस के बारे में हम लोग क्या पढ़े? 4 रोगों के बारे में पढ़ चुके। क्या पढ़े हम लोग बच्चों? उसका वैज्ञानिक नाम, किस रोग के वाहक से होता है, क्या होता है, उसका क्या डिजीज है, लक्षण है, सिम्टम है, रोकथाम, उपचार, क्या पढ़ा हम लोग ने? सारा इसको हम लोग ने इस सेक्शन में क्या किया? डिस्कस किया। आगे एक क्वेश्चन है बच्चों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी है, उसको भी देख लेते हैं ना बच्चों। ओके, ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया ये भी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन दिख रहा है ना बच्चों सबको कि क्या है बच्चों? निष्क्रिय तथा सक्रिय। क्या बच्चों? निष्क्रिय तथा सक्रिय प्रतिरक्षा में, प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भेद बताइए। या तो पूछ सकता है सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में अंतर कीजिए, या फिर प्रत्येक का एक एक क्या करिए? उदाहरण दीजिए। या तो पूछ सकता है प्रतिरक्षा पर टिप्पणी कीजिए, या तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सक्रिय तथा निष्क्रिय में विभेद कीजिए। ओके बच्चों, ये क्वेश्चन सबको दिख रहा है, निष्क्रिय तथा सक्रिय। ओके बच्चों, क्या है? निष्क्रिय तथा सक्रिय क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्या बहुत बार पूछा गया है, वहां पे दिख भी रहा है ना कितनी बार पूछा गया है। ओके बच्चों, ये भी क्या है? बहुत सारा, बहुत बार, ये भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी पूछ सकता है कि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है या फिर निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है, दोनों में डिफरेंट पूछ सकते हैं, या फिर अलग अलग भी पूछ सकता है। तो इसको देखते हैं हम लोग कि सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। ओके बच्चों, सबको क्वेश्चन तो दिख गया ना बच्चों? स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो क्वेश्चन का, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ले लिया सबने? देखो, तो मैं क्वेश्चन हटा देती हूँ। ओके बच्चों, क्वेश्चन हटा के बताती हूँ। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या तुम लोग का ये तीसरा क्वेश्चन है ना, सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में क्या बच्चों? प्रतिरक्षा तंत्र में अंतर कीजिए, फिर विभेद बताइए। ओके, प्रतिरक्षा में अंतर बताइए। ओके बच्चों, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। आंसर देखो कैसे लिखते हैं। जो प्रतिरोध सक्रिय होते हैं, ये क्या होते हैं? जो सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। क्या है? सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु क्या करते हैं? शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। क्या सक्रिय में क्या लिखेंगे बच्चों? एक साइड हम लोग सक्रिय लिखेंगे, क्या लिखेंगे? एक साइड सक्रिय का लिखते हैं, एक साइड क्या निष्क्रिय का। तो दोनों क्या करेंगे? साथ में डिस्कस कर चलेंगे। ऐसे करके लिखेंगे तो दोनों साथ में हम लोग का क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, एक तरफ सक्रिय लिख दिया, एक तरफ निष्क्रिय प्रतिरक्षा हो गया। देखो, जो सक्रिय होता है, जो एक्टिव होता है, क्या होता है? जो एक्टिव होता है ना, सक्रिय मतलब जो एक्टिव होते हैं वो सब क्या होते हैं बच्चों? जो कुछ लिखेंगे, जो सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं, जो सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? जो सक्रिय प्रतिरोध क्या करते हैं? उत्पन्न करने हेतु शरीर में, उत्पन्न करने हेतु शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। क्योंकि बच्चों क्या कराए जाते हैं? जो सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करते हैं करने हेतु क्या शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। ओके बच्चों, क्या कराए? प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं एक्टिव वाले में, और निष्क्रिय वाले में क्या होते हैं बच्चों? प्रतिरक्षी सीधे शरीर में डाले जाते हैं। क्या? प्रतिरक्षी शरीर में सीधे डाले जाते हैं। ओके बच्चों, क्या करते हैं? शरीर में सीधे प्रतिरक्षी डाले जाते हैं। और इसमें क्या होता है? जो सक्रिय होते हैं उसमें क्या होते हैं? इसमें प्रतिरोध उत्पन्न करने के लिए शरीर में क्या प्रतिजन प्रविष्ट कराते हैं। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीबॉडी, ये सब प्रतिजन क्या होते हैं? हम लोग प्रविष्ट कराते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है? प्रतिरक्षी शरीर को सीधे डालते हैं। ये समझ में आया? उसके बाद क्या देखते हैं? अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों, शरीर की अपनी कोशिका, शरीर की
अपनी कोशिका क्या होता है बच्चों, जो शरीर की अपनी कोशिका होती है, कोशिकाएं संक्रमण के अपने, ओके बच्चों, क्या होता है, शरीर की जो अपनी कोशिकाएं होती क्या करती हैं, संक्रमण जो होते हैं, संक्रमण क्या करते हैं बच्चों, संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती है, संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं। ओके बच्चों, क्या करती हैं, संक्रमण के प्रति क्या करती है, ये प्रतिरक्षी विकसित करती हैं। और ये जो होता है निष्क्रिय होता है, ये प्रतिरक्षी किसी प्राणी या फिर शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करके बनाए जाते हैं। क्या होते हैं इसमें जो होता है बच्चों, इसमें जो प्रतिरक्षी होते हैं, क्या उसमें, ये प्रतिरक्षी किसी व्यक्ति में है बच्चों, यह प्रतिरक्षी किसी व्यक्ति या फिर प्राणी के शरीर में प्रवेश करा के प्राप्त किए थे, किसी व्यक्ति या प्राणी के शरीर में प्रविष्ट कराकर प्राप्त किए जाते हैं। ओके, क्या कराए जाते हैं, इसके शरीर में प्रविष्ट कराकर ये शरीर की अपनी कोशिकाएं संक्रमण के प्रति क्या प्रतिरक्षी विकसित करते हैं। और निष्क्रिय में क्या होता है बच्चों, ये प्रतिरक्षी जो होता है किसी व्यक्ति में या फिर प्राणी में क्या करते हैं, इंजेक्ट कराकर उससे प्राप्त करते हैं। ये समझ में आया बच्चों, 2 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ, बताओ निष्क्रिय और सक्रिय में 2 पॉइंट क्लियर हुआ। इसमें क्या था बच्चों, इसमें था पहला जो क्या लिखे थे हम लोग, सक्रिय में के जो सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने वाले हैं तो शरीर में क्या थे, प्रतिजन प्रविष्ट कराए जाते हैं। और दूसरा क्या लिखे थे बच्चों, कि ये लिखे थे हम लोग कि दूसरा ये इसमें निष्क्रिय में क्या लिखे कि प्रतिरक्षी जो शरीर में क्या होते हैं सीधे डाले जाते हैं, और इसमें क्या होता है शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट कराया जाता है। और इसके बाद दूसरा क्या है लिखे सक्रिय में कि शरीर की अपनी कोशिकाएं क्या होती है, संक्रमण के प्रति प्रतिरक्षी विकसित करती हैं। लेकिन निष्क्रिय में क्या होता है बच्चों, उसमें किसी शरीर के किसी व्यक्ति के शरीर या प्राणी में क्या करते हैं, शरीर में प्रविष्ट कराकर प्रतिजन प्राप्त करते हैं। ओके बच्चों, इसका तीसरा पॉइंट देखते हैं। देखो बच्चों, तीसरा पॉइंट क्या होता है कि यह क्षमता क्या करती है, यह क्षमता उत्पन्न होने के समय लगता है। क्या इसमें तीसरा पॉइंट है कि यह क्षमता, ओके बच्चों, क्या होता है, यह क्षमता उत्पन्न होने के समय लगता है। समय लगता है। ओके, और इसमें क्या होता है, यह प्रतिरक्षा उसी समय काम करती, क्या होती है, यह प्रतिरक्षा उसी समय कार्य करती है। ओके बच्चों, क्या करती है, या जब लगेगा, जब हम लोग को मान लो कोई सुई वैक्सीन लगा तो ये उसी समय कार्य करती है। और क्या करती है, यह क्षमता उत्पन्न, कोई जब क्रिया उत्पन्न, उसमें मान लो वैक्सीन लगे बहुत टाइम बाद अगर वो चीज अगर इंजेक्ट हो रहा है तो उस पर कार्य करती है। लेकिन ये क्या करती है, तुरंत कार्य करती है। बोला है ना उसी समय ये कार्य करती है, मतलब प्रेजेंट टाइम अगर आज वैक्सीन तो आज ही कार्य करे। लेकिन ये क्या है कि जब वो उसका रोग या फिर कुछ आएगा उस समय वह कार्य करती है। ओके बच्चों, इतना समझ में आया। और यह क्या होता है, यह लंबे समय तक बनी रहती है। क्या, यह लंबे समय तक बनी रहती है। ओके, और यह क्या होता है, यह कुछ समय के पश्चात क्या होती है, नष्ट हो जाती है। क्या होती है, यह कुछ समय के पश्चात
नष्ट हो जाती है। ओके बच्चों, ये जो सक्रिय होता है, ये कहते हैं, मैंने बोला कि ये बहुत टाइम तक मतलब लगा, अगर हमारा 3 महीने का डोज है, 6 महीने का डोज है, तो वो इतने दिन तक लगेगा। लेकिन जो निष्क्रिय होता है, जब लगेगा तुरंत ही उसी समय कार्य करता है, ये लंबे समय तक नहीं बना रहता। लेकिन जो एक्टिव वाले होते हैं, एक्टिव प्रतिरक्षा होते हैं, वो क्या होता है, जो सक्रिय प्रतिरक्षा होते हैं, वो क्या होता है, ये सक्रिय प्रतिरक्षा हो गया ना बच्चों, और ये क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा है। ओके तो ये क्या होता है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं बना रहता है। जैसे उदाहरण हो गया सक्रिय में, जैसे उदाहरण होता है चेचक हो गया, चेचक के प्रति प्रतिरक्षा, इसका उदाहरण लिखना तो लिख लेना बच्चों, चेचक के प्रति, चेचक के प्रति प्रतिरक्षा। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा, चेचक के प्रति रक्षा, और इसमें क्या हो जाएगा, टिटनस हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, टिटनस हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, टिटनस हो जाएगा, पोलियो हो जाएगा, टीबी आदि क्या होता है, इसका टीकाकरण होता है। क्या होता है, आदि का, क्या तो दिख रहा है, आदि का टीकाकरण होता है। ये बच्चों सबको क्लियर हुआ, बताओ यहां तक पॉइंट समझ में आया बच्चों की सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है, इतना पॉइंट सबको क्लियर हुआ, बताओ। देखो जो सक्रिय प्रतिरक्षा होता है उसमें क्या होता है, यह क्षमता उत्पत्ति, पहले स्टार्टिंग में सुन लो शुरू से एक बार। जो सक्रिय बच्चों प्रतिरक्षा होता है उसमें क्या होता है कि इसमें जो सक्रिय प्रतिरोध उत्पन्न करने हेतु क्या शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करा जाता है, क्या शरीर में प्रतिजन प्रविष्ट करा जाता है। लेकिन इसमें निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, इसमें कि प्रतिरक्षा क्या होता है, सीधे शरीर में डायरेक्ट क्या डाल दिए जाते हैं, क्या डायरेक्ट डाल, इसमें क्या वैक्सीन के रूप में डाला जाता है, और ये बहुत लंबे समय तक टिका रहता है। जैसे इसमें एक हो गया, इसे उदाहरण मैंने चेचक दिया, ये लंबे समय तक रहता है, और इसकी क्या है, यह क्या करता है, यह क्षमता उत्पन्न करने में भी समय लगाता है, यह बहुत टाइम तक लगता है। जो डोज लगते हैं ना वैक्सीन, 3 महीने का, 4 महीने का, सब कुछ है, ये क्या सक्रिय प्रतिरक्षा हो गया। और निष्क्रिय में क्या होता है बच्चों, जैसे टिटनस का, पोलियो का, ये सब का तुरंत कार्य करता है, ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहते हैं। इससे शरीर में क्या प्रतिरक्षा जल्दी प्राप्त हो जाती है, और यह बहुत समय तक नहीं होता, जल्दी नष्ट हो जाते हैं। इतना पॉइंट बच्चों बताओ, क्लियर हुआ यहाँ तक? हाँ, इसका क्या, इस चैप्टर का क्या, मानव स्वास्थ्य एवं रोग में जो चल रहा है हम लोग का, क्या चल रहा है, लघु उत्तरीय परीक्षा का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग कितना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं सारे, जितने मैंने आज 3 बताए ना, 3 बताए इस वीडियो में मैंने, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सबको रिवाइज कर लेना, बार बार नोट डाउन भी कर लेना। ओके बच्चों, बताओ इतना सबको क्लियर है यहाँ तक ना, बोलो यहाँ तक सबको क्लियर है? इस लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इतना बताओ सबको क्लियर है यहाँ तक पॉइंट ना, बोलो इतना पॉइंट सबको क्लियर है? चलो बच्चों यहाँ तक क्या करते हैं हम लोग, वीडियो क्लोज करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसका क्या करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, बढ़िया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि बस इंपॉर्टेंट नहीं, ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।